हाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में करियर बनाने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के कितने सेगमेंट्स होते हैं, क्या क्या सबके जॉब प्रोफाइल होते हैं, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ही अपना करियर बनाना है, तो आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में IPQA या QMS जो सेक्शन होता है या वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन होता है, ये कैसे सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, किसको IPQA में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसको वैलिडेशन क्वालिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसको QMS संभालना होता है, किसको और मिसलेनियस डॉक्यूमेंटेशन संभालना होता है, और CQA क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एज अ फ्रेशर अगर आप कंपनी में जाते हैं और वो आपको एज ए QA ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफिसर लेते हैं, तो आपको किस तरह से वो यूज़ करेंगे, अपने किस डिपार्टमेंट में आपको एलोकेट करेंगे और कैसे आपकी वर्किंग क्या होगी। आपको शुरुआत में ये चीज़ें पता रहेगा तो डिसाइड करना आसान रहेगा कि हाँ, यहाँ पे ये वर्किंग होती है, यहाँ पर ये वर्किंग होती है, यहाँ की ये नॉलेज एंड स्किल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉलेज बेसिस प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा गया कि वहाँ पे तो प्रोडक्शन एंड QA दोनों में वैकेंसी है, बट आपको QA में काम क्यों करना है, तो आप एग्जैक्टली बता पाओ कि मुझे QA में इसलिए काम करना है क्योंकि मुझे इस तरह के जॉब रोल्स पसंद है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है और उसमें मैं अपने आप को आगे जाके यहाँ पर पहुँचना देखना चाहता हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पूरा ओवरव्यू पता है तो चीज़ों के बारे में डिसाइड करना, समझना, समझाना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो हम समझते हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर, अब B फॉर्म और M फॉर्म एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, तो सबसे पहले वो अगर आप QA डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए तो वो आपको, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, ठीक, तो आपको वो सबसे पहले IPQA में ऑन फ्लोर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ IPQA के ऑफिसर्स होते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, वहाँ पर आपको डिप्यूट कर सकते हैं वो। क्यों? क्योंकि ऑन ग्राउंड आप वहाँ पर सारे प्रोसेस, सारे प्रोसीजर्स, सारे स्टेप्स सब कुछ देख रहे हैं। आपकी स्टार्टिंग वेयर हाउस में हो सकती है, जहाँ पर आपके जो भी रॉ मटेरियल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल्स की डिस्पेंसिंग होती है, वो भी बहुत ही क्रिटिकल प्रोसीजर होता है। वहाँ पर एक IPQA का पर्सन को डिप्यूट किया जाता है, ठीक। वहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, जहाँ पर आप रॉ मटेरियल्स एंड पैकेजिंग मटेरियल की डिस्पेंसिंग करवा रहे हैं। आपके प्रेजेंस में डिस्पेंसिंग हो रही है, क्योंकि आपको वेरीफाई करना होता है कि जो कुछ भी वहाँ पर डिस्पेंस हो रहा है वो पर्टिकुलर वही हो रहा है जो होना चाहिए। वहाँ पर कहीं पर कोई लूप होल्स नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आप वेयर हाउस में आपने कुछ दिन काम कर लिया, तो फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग में डाल सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप को सही से समझ लिया, ठीक है। एक सीक्वेंस ये है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वेयर हाउस में आपको सबसे पहले डालें। हो सकता है कि आपको एज IPQA ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर पैकेजिंग में भी डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी डाल सकते हैं, बट अगर इनिशियल देखेंगे तो वेयर हाउस से यूजुअली स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में फिर अगर आप सॉलिड डोजेज फॉर्म में हैं तो वहाँ पर ग्रेनुलेशन होगा, कैप्सूल होगा, कंप्रेशन होगा, फिलिंग होगी, कोटिंग होगा, ये सारे सेक्शंस होंगे। वहाँ पर आपका जॉब लोकेशन होगा, वहाँ पर आपको प्रोडक्शन पर्सन, जो भी ऑफिसर एंड टेक्नीशियन होंगे, उनके साथ में हर एक प्रोसेस को वेरीफाई करना होता है। जो भी वहाँ पर बैच रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स वैसे होते हैं। वहाँ पर आपके पास कॉलम होंगे जहाँ पर आपको वेरीफाई करना रहेगा, या आपके पास अलग से चेकलिस्ट होगी जहाँ पर आप चीज़ों को वेरीफाई करना है। लाइक कोई प्रोसेस स्टार्ट करना है तो लाइन क्लियरेंस देना, फिर कोई प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उसके मटेरियल्स को चेक करना है तो आपको बुलाया जाएगा, आप चेक करोगे। उसके बाद में कोई स्टेप हो रहा है जहाँ पर क्रिटिकल कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको ऑब्जर्व करके वेरीफाई करना, वहाँ पर आप आओगे, आप उसको ऑब्जर्व करके वेरीफाई करोगे। तो ऐसे ऐसे हर एक स्टेप पे प्रोडक्शन पर्सन के साथ में IPQA के पर्सन को वहाँ पर होना चाहिए, जो वेरीफाई करेगा ईच एंड एवरी जितने भी स्टेप्स होते हैं सबको। तो वो ग्रेनुलेशन हो, कंप्रेशन हो, कोटिंग हो, या कैप्सूल है तो फिलिंग हो, या फिर ड्राई सिरप है तो उसकी फिलिंग हो, जितने भी प्रोसेस होते हैं वहाँ पर IPQA का पर्सन होगा। या इसके साथ साथ में आपको पैकेजिंग में भी आपका जॉब एलोकेशन हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे प्राइमरी पैकेजिंग है तो प्राइमरी पैकेजिंग जो है वो कोर एरिया में होता है, वहाँ पर आप हो सकते हो। कोर एरिया इन द सेंस जो फर्स्ट पैकेजिंग होती है, जैसे ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है, फिर कैप्सूल की पैकेजिंग होती है स्ट्रिप में, जहाँ पर डायरेक्ट जो आपका टैबलेट या कैप्सूल है जो उसके ऊपर जो पहली पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, वो कोर एरिया में होता है, कंट्रोल्ड एरिया में। उसके बाद उसकी सेकेंडरी एंड टर्सरी पैकेजिंग होती है, वो नॉन कोर एरिया में होता है, फिर वो बाहर के एरिया में होता है, ठीक। तो वहाँ पर दूसरे IPQA के पर्सन रहेंगे, या सेम को भी इधर और उधर दोनों साइड में मैनेज करना होता है। तो वहाँ पर भी जो भी इन प्रोसेस कंट्रोल्स होते हैं वो आपको चेक करने हैं। जो भी पैकेजिंग के इन प्रोसेस कंट्रोल्स वो आपको चेक करने हैं। अगर आपको एरिया में लोकेट है तो वहाँ पर कैप्सूल, टैबलेट के जो भी इन प्रोसेस
कंट्रोल्स हैं उनको आपको चेक करना है, ठीक है। ग्रेनुलेशन में है तो मॉइस्चर कंटेंट चेक करना, कंप्रेशन में है तो उसका हार्डनेस चेक करना, डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करना, फ्राइबिलिटी चेक करना, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। उसका थिकनेस, हार्डनेस, ये सारे पैरामीटर्स होंगे जो बैच रिकॉर्ड में एकदम मेंशन होंगे, उनके स्टैंडर्ड मेंशन होंगे, आपको बस चेक करना है और आपका जो रिजल्ट है वो उसमें मेंशन करना है। अगर विद इन लिमिट है तो वो कैरी ऑन होगा, अगर लिमिट से ऊपर नीचे है तो फिर आपका प्रोसेस वहीं स्टॉप होगा। और उस डेविएशन को कैसे हैंडल करना है, उसको नॉन कंप्लायंस को कैसे हैंडल करना है, वो उसमें प्रोसेस होगा। आपको पर्टिकुलर दूसरी एसओपीज को फॉलो करना होगा कि अगर ऐसे कंडीशंस होते हैं तो आपको क्या करना है। फिर आपको अपने इमीडिएट सीनियर को बताना होता है, फिर वहाँ पर कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करना है वो आपको बताएंगे। तो ये एक तरह से आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप ग्राउंड पे हो और आप ईच एंड एवरी स्टेप को सही तरीके से समझ रहे हो तो आपके पास क्या हुआ, आपको ग्राउंड रियलिटी सारी पता है कि एग्जैक्टली ऑन प्रोसेस होता क्या क्या है। उसके बाद जैसे जैसे आप सीनियर हो गए वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ती जाएंगी। लाइक आप अभी IPQA एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर हो तो आपको दिया गया है कि हाँ आप यहाँ पर हो एक सेक्शन में, आप उसके सारे इन प्रोसेस कंट्रोल्स को चेक कर रहे हो टाइम टाइम पे जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है। आप थोड़े सीनियर हुए 1-2 साल बाद तो वहाँ पर कुछ एरिया आपको और दे दिया गया, फिर आपके साथ और आप सीनियर हुए, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हुआ तो आपको कुछ ऑफिसर्स दे दिए गए जो पूरे कोर एरिया को संभाल रहे हैं और वहाँ पर एज एग्जीक्यूटिव आप हैं, वो सब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं सब अपनी वर्किंग को प्रॉपर करें, सबका रिपोर्ट आपको लेना है और कहीं पर अगर कोई डेविएशन होता है, कोई इशू होता है तो आप उसको हैंडल करेंगे। अब इनिशियल में क्योंकि आपने ऑन फ्लोर सारे काम किए हुए हैं इसलिए आप आज के टाइम पर एज एग्जीक्यूटिव और एज अ मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर जो भी आपका रैंक धीरे धीरे बढ़ता है वहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं क्योंकि आपने पहले काम किया हुआ है, ठीक। ऐसे ऐसे रोल आपके बढ़ते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में। उसके साथ साथ में एक तो हो गया जो ये पूरी टीम ऑन ग्राउंड रहती है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर पैकेजिंग हो रही है, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स का इशुएंस हो रहा है, ये पूरा कंट्रोल्ड एरिया है। दूसरी तरफ जो क्वालिटी एश्योरेंस का एक ऑफिस होगा जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशंस, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशंस इनको अपने कंट्रोल्ड एरिया में रखने होते हैं, तो बहुत सारे और भी काम होते हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को संभालने होते हैं अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। तो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, लाइक फ्रॉम HR, ह्यूमन रिसोर्स, जो भी वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस HR में होते हैं वो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वेयरहाउस डिपार्टमेंट के जितने डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो भी उनका प्रोसेस है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो उनकी फैसिलिटीज़ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो भी उनकी यूटिलिटी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, कैसे वो इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैसे इक्विपमेंट का जो परचेजिंग होता है उसका प्रोसेस कैसे है, क्वालिफिकेशन कैसे हो रहा है, वैलिडेशन कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ों का कंट्रोल QA डिपार्टमेंट के पास होता है। तो इसलिए QA डिपार्टमेंट का जो पर्सन्स हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में उनका क्रॉस चेकिंग चलती रहती है क्योंकि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो मेंशन है कि उन्हें हर एक डिपार्टमेंट के GMP से रिलेटेड या फिर फार्मास्यूटिकल के गाइडलाइंस से रिलेटेड जितनी भी कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जितने भी कंप्लायंस के प्रोसीजर्स होने चाहिए, वो सब कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को ही देखना होता है, ठीक। चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, वेयर हाउस हो, इंजीनियरिंग हो, HR हो, कोई भी हो, EHS डिपार्टमेंट हो, सबको देखना है कि ये सब एज पर फार्मास्यूटिकल के गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की। तो क्वालिटी एश्योरेंस का एक टीम एज IPQA तो ऑन ग्राउंड रहेगा, फिर उसके अलावा जो बाकी टीम है उनके पास दूसरे काम है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे डिपार्टमेंट को भी उनको कंट्रोल करना होता है। उसी में एक टीम उनकी होगी जो वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन को चेक करता है, ठीक। उसको उन्होंने एक ग्रुप बना दिया और वहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्रोसेस वैलिडेशन होना है, इक्विपमेंट वैलिडेशन होना है, या इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन होना है, या एरिया क्वालिफिकेशन होना है, फैसिलिटी का क्वालिफिकेशन होना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा वो टीम कर रहा है। उसमें एक उनका इंचार्ज हो गया और बाकी उनके साथ ऑफिसर्स हो गए और वो सब मिलकर उसको मैनेज करना है कि कैसे प्रोसेस वैलिडेशन करना है, वैलिडेशन मास्टर प्लान बना के पूरे जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं प्रोडक्ट के वो सारे प्रोसेस वैलिडेशन कैसे करने हैं। कोई भी न्यू इक्विपमेंट लेना है तो उस न्यू इक्विपमेंट का URS प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यूजर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उसका URS, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल्स बनवाना साथ में। और जब वो इक्विपमेंट, उसके बाद जब वो इक्विपमेंट आपकी फैसिलिटी में आ जाए, यूजर डिपार्टमेंट, मान लीजिए प्रोडक्शन ने कोई इक्विपमेंट मंगाया है, फिर इंजीनियर ने कोई इक्विपमेंट मंगाया है, वो उनकी फैसिलिटी में जब आ गया तो उसको क्वालिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्वालिटी एश्योरेंस के इस टीम के पास रहेगा। जब तक वो टीम उस इक्विपमेंट को क्वालिफाई नहीं करेगी, और क्वालिफाई ऐसे नहीं होता है, क्वालिफिकेशन का पूरा एक डॉक्यूमेंट रहेगा, और क्वालिफिकेशन भी ऐसे ही नहीं होगा। क्वालिफिकेशन में भी उसका DQ, IQ, OQ, PQ, लाइक डिजाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये सारे क्वालिफिकेशन जब हो जाएंगे
सब क्वालिफाई होगा, उसके बाद वो मशीन रिलीज होगी यूजर डिपार्टमेंट के लिए कि आप इसको यूज कर सकते हो, दिस इज क्वालिफाइड इक्विपमेंट। ओके, तो ये काम उस टीम का हो गया। उसके साथ एक टीम और होगी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को वहां से सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन कर रही है, जो सारे डिपार्टमेंट से मिला जुला है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने होते हैं उनका मेन काम है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना रिलेटेड टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, वो वहाँ पे मेंटेन करते हैं। कुछ ट्रेनिंग ऑफिसर्स को जो फीमेल कैंडिडेट मेनली होते हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट के इशुएंस में, उनके रिकॉर्ड कीपिंग में, उन सब में इन्वॉल्व करते हैं इनिशियल लेवल पे कि आप बीएमआर जो इशू हो रहा है, फिर और प्रोटोकॉल से इशू हो रहे हैं, फिर और डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं, वो सारे कंट्रोल डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनका इशुएंस का जो मिलती है उन इनिशियल फ्रेशर्स को दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा क्यूए डिपार्टमेंट काम करता है। क्यूए डिपार्टमेंट पर्टिकुलर एक जगह नहीं, वो बहुत जगह पर है। तो अगर आपको सही से पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्यूए डिपार्टमेंट का जॉब रोल क्या है, तो आप अपने आप को उस तरीके से समझ नहीं पाओगे आपको कहाँ जाना है, किधर ज़्यादा फोकस करना है। आपको वैलिडेशन साइड में जाना है, आपको आईपीक्यूए में जाना है, या फिर आपको क्यूएमएस को आगे देखना है। जो आईपीक्यूए में होगा वही आगे जाके क्यूएमएस देख सकता है, क्योंकि जिसने प्रोसेस को नहीं देखा वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आगे मैनेज नहीं कर सकता। या फिर जिसने वैलिडेशन भी जो कर रहा है उसको भी जब तक वो ग्राउंड पे आके कुछ काम नहीं करेगा, या फिर वो वैलिडेशन के टाइम पे एज अ फ्रेशर और ट्रेनिंग या जूनियर लेवल पे अपने सीनियर्स के साथ में उसने काम नहीं किया, तो भी वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली आप पहले एक्सपीरियंस गेन करते हो, देन उसके बाद आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप उसको परफॉर्म करके खत्म करो। तो क्यूए के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत टाइप के हैं, और ये सारे मिलके उनको सारी चीज़ों को कंप्लाई कराना रहता है। अब एक प्लांट में इतनी सारी चीज़ें हैं, पर्टिकुलर एक कोई कंपनी है, उसका एक लोकेशन पे एक प्लांट है, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। बट अगर उसी कंपनी की मैं अगर सिप्ला की बात करूँ तो सिप्ला के मान लीजिए पूरे इंडिया में 10 प्लांट हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 10 क्यूए की अलग अलग टीम है, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि सिप्ला एक ही कंपनी है, बट अलग अलग 10 लोकेशन पे अगर उनके क्यूए के अलग अलग टीम है, या फिर प्रोडक्शन के अलग अलग सारी टीम है, सबके बॉस अलग अलग है वहाँ पे, तो उनके डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। इसलिए बाद में कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाया गया, जो सारे एक कंपनी के पर्टिकुलर जितने प्लांट हैं उस पर्टिकुलर हर एक प्लांट के जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो हार्मोनाइज किए जाएं। कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि वो कंपनी एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स को, एक ही तरह के पॉलिसीज को हर एक डॉक्यूमेंट में, हर एक प्लांट में इंप्लीमेंट कराएगा। और बाई चांस होता भी है कि वही एक कंपनी है, उसके अलग अलग प्लांट से यूएस में, यूके में, गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट जा रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि एक ही कंपनी के अलग अलग प्लांट से अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस वहां पर जा रहे हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका काम है कंपनीज को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स प्रोवाइड कराना, पॉलिसीज प्रोवाइड कराना, उनको गाइड करना कि आपको इस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, टाइम टू टाइम ऑडिट करना, ये इंश्योर करना कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें काम करना होता है कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट एग्जैक्टली कैसे क्या करता है। अब इस जॉब रोल से आपको ये समझ में जरूर आएगा कि हमें अगर कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाना है तो हमारे स्किल्स एंड नॉलेज में क्या होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये समझेंगे कि ये डिपार्टमेंट ऐसा जो कंप्लायंस को देख रहा है, जो ये देख रहा है कि चीज़ें सही हो रही कि नहीं हो रही, तो इसका मतलब यूजर डिपार्टमेंट से एक लेवल आप ऊपर नहीं रहोगे तो आप इन चीज़ों को इंश्योर नहीं कर सकते। अब उनके साथ एक लेवल ऊपर रहने के लिए आपको ऑन ग्राउंड जब आप जाएंगे, ऑन जॉब जब जाएंगे, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जिससे आप टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो, क्योंकि आप वर्क को कर नहीं रहे, आप वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपको उसको सीखने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे आपको गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे, आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए बोले मुझे क्यूए में काम करना होगा, कोई पूछता सीडीसीओ क्या होता है तो आपको पता नहीं है, कोई आपको बोलता है कि यूएसएफडीए का 21 सीएफआर क्या होता है तो आपको पता नहीं है, कोई बोलता है डब्ल्यूएचओ में ये गाइडलाइंस है तो आपको पता नहीं, आईसीएच के बारे में पूछता तो आपको पता नहीं। आपको पता होना पड़ेगा ये सब, आपको सब पता रहेगा तो ही आप बोल सकते हो कि सर मुझे इसमें जाना है, मेरा इंटरेस्ट है और मैं ये प्रिपरेशंस किया मैंने और आगे मैं और प्रिपरेशंस करूंगा। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही तो अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग्स को आप प्लान कर पाओगे, ठीक है। अगर आप क्यों में जाना चाह रहे हो तो गाइडलाइंस के बारे में पता हो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में पता हो, जो भी बेसिक्स हैं हर एक डोजेज फॉर्म के वो आपको पता हो, इन प्रोसेस कंट्रोल्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा सब तरफ कमर्शलाइजेशन बढ़ा, यूएसएफडीए ने या फिर बाकी एजेंसीज ने, बाकी कंट्रीज़ ने भी बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन दिया और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया। जैसे इंडिया में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है जो इंडियन कंपनीज वहाँ के लिए काम करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि
यूएसएफडीए फिर बाकी भी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो किस तरह से ऑडिट कर रही हैं, किस तरह से वार्निंग्स दे रही हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये अगर बेसिक्स आप अभी पता करना स्टार्ट करेंगे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप किसी की वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट के सही से उसको चेकआउट करेंगे, पूरा साइट मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। बट होता क्या है कि एक्चुअल में इस तरह का जॉब रोल बहुत ऐसा फैसिनेटिंग तो होता नहीं है कि ये किया तो बड़ी स्टाइलिश लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है करने में, तो हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। ये थोड़ा सा आपको कभी बोरिंग लग सकता है कि यार ये जाके पढ़ो, वो पॉलिसीज पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो वो आपको उस तरह से बोरिंग लग सकता है। बट अगर आप उस जॉब रोल में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका अगर करियर गोल है कि आपको वहां पर आगे बढ़ना है और इस तरीके से अपने करियर ग्रोथ को बढ़ाना है, तो फिर डेफिनेटली आपको रिफर करना पड़ेगा। आपको फैसिनेटिंग लगे ना लगे, आपको फैंसी लगे ना लगे, आपकी क्यूरियोसिटी उतनी हो ना हो, बट जब तक अपने जॉब प्रोफाइल में उस नॉलेज बेस को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे कि आप कहीं पर भी जाएं और जो आप बात बोल रहे हैं उस बात में लगे कि डेप्थ है, क्योंकि आपने कुछ तो अच्छा रिफर करके रखा हुआ है, तब तक आपको कोई सजेस्ट नहीं लेने वाला है। ठीक है, आज के टाइम पर जहां पर आपके पास ये सारे रिसोर्सेज को रिफर करने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो आप वहां पर ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूं और मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये पता नहीं हो, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पे प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा सा अपना करियर सेट करना है तो आपको भी प्रिपरेशन स्टार्टिंग लेवल में ही करना पड़ेगा। आप कॉलेज के टाइम पे ही आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और आपको उसी तरह से अपने आप को आगे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हों कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में कैसे करियर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर किसी सेक्शन जो भी हमने बात किया उसमें जॉब रोल्स में और क्या होता है, या फिर कुछ भी अगर आपको और पूछना है तो यू कैन ट्राई इट ऑन कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।